मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच एमपी में इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। वो कैसे, चले हम आपको बताते हैं। दरअसल अब इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी कूद गई है। बुधनी में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य के नाम का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अर्जुन आर्य भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में नाराज अर्जुन ने सपा का दामन थामा और अब वह सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब बुधनी में उपचुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि अर्जुन भी स्थानीय नेता है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव भी लोकल प्रत्याशी हैं और सांसद भी रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल 1993 में यहां से विधायक रह चुके हैं। बुधनी सीट से विधायक रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। बुधनी विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस को 1998 में यहां आखिरी बार जीत मिली थी। पिछले 5 चुनाव में बीजेपी लगातार यहां से चुनाव जीत रही है। साफ है, एमपी में उपचुनाव से पहले एक और जहां बुधनी में मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में भी फूट की खबरें सामने आने लगी हैं। बात एमपी के दूसरी सीट यानी विजयपुर, जहां उपचुनाव होने हैं, वहां से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत से विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा मुकाबला करेंगे। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने से वहां की सीट खाली हुई थी। विजयपुर सीट कांग्रेस का गढ़ थी। यहां से रावत 6 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। रामनिवास रावत ने इस साल अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मोहन सरकार में उन्हें वन मंत्री बनाया गया था। साफ है, उपचुनाव के दंगल के लिए बीजेपी ने तो कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी मैदान मारने के लिए तैयार है। लेकिन बुधनी में सपा ने अपना उम्मीदवार उतार कर ये तो साबित कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए ये स्थिति है फिलहाल उपचुनाव को लेकर, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल ईशान आर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और फरहा मुनीर खान हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ईशान जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जिस तरह की ये सीट है पूरी, और अब यहाँ पर सपा और कांग्रेस दोनों मैदान में है, बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल नजर आती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। देखिए, जहां तक इसका सवाल है कि मुश्किल, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने मजबूत संगठन पर भरोसा है, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास के कार्य कर रही है, निरंतर विकास के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता पुनः दोनों ही सीटों पर रामनिवास रावत जी को भी और यहाँ पे भार्गव साहब को भी पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएगी और अपना आशीर्वाद देगी। तो इसलिए कोई मुश्किल की बात है ही नहीं हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी जानकारी आ रही है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ असंतोष चल रहा है इस सीट को लेकर। देखिए, कयासों का जवाब नहीं होता है जब तक प्रमाणित कुछ नहीं हो। असंतोष की कोई बात नहीं है, संगठन एक है, और हमारी पार्टी में जो विचार और जो आदेश और जो चीजें होती हैं वो सब सर्वसम्मति से होती हैं। किसी तरह का कोई असंतोष पार्टी में किसी भी सीट पर नहीं है। ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगा। लेकिन फरहा जी, आप लोगों का देश भर में गठबंधन होता है, फिर ये गठबंधन कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है। विधानसभा चुनाव पर कमलनाथ ने कह दिया था कौन अखिलेश वखिलेश, उसके बाद लोकसभा में आपने उनको 1 सीट दे दी, फिर यहां पर आकर टूट गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बिना पूछे वहां पर अपने कैंडिडेट घोषित कर देती है। 2 सीट जो दी जा रही थी कांग्रेस को, अब खबर यह है कि कांग्रेस इंटरेस्टेड ही नहीं है वहां पर चुनाव लड़ने में। ये हो क्या रहा है? गठबंधन है या नहीं है? फरहा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ईशान जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और जो लोग यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी की तरफ से, अभी जब शिवराज सिंह चौहान मीटिंग लेने पहुंचे तो कुछ लोग वहां पर नहीं पहुंचे वहां पर,
तो इसके क्या संकेत मिल रहे हैं? और बार बार तो कार्तिकेय चौहान का नाम भी उछाला जा रहा है कि इसलिए केवल उनको टिकट नहीं दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान के वो बेटे हैं, उन्हें आकर सामने से कहना पड़ रहा है कि दादा तो पिता तुल्य हैं और कोई फर्क नहीं है चुनाव में। इस तरह के जब स्पष्टीकरण आते हैं ना, जब देने पड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि कुछ नाराजगी तो नहीं है। ईशान जी की ऑडियो नहीं आ पा रही, हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए बड़ा दिलचस्प है, बेशक ये 2 सीटों का चुनाव है और दोनों तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर। और कांग्रेस जहाँ पर जूझ रही है अपने गठबंधन को लेकर, वहीं बीजेपी के लिए ये सीट बहुत बड़ी इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की ये सीट है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। वहीं विजयपुर में रामनिवास के सामने मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़ेंगे। अब रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव वहां से लंबे समय से जीत रहे थे। अब इसको कांग्रेस अपनी मजबूती माने या रामनिवास रावत की अपनी क्षेत्रीय मजबूती थी, और अगर कांग्रेस की मजबूती थी तो क्या वो वापसी कर पाएगी, यहाँ पर ये देखने वाली होगी। दिनेश गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये गठबंधन को लेकर ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये विधानसभा चुनाव में कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, उसके बाद लोकसभा में एक सीट उसी सपा को दे दी जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बात कुछ नहीं बन रही तो यहां पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है। ये कैसा गठबंधन है और क्या ये केवल अपनी संभावनाओं का गठबंधन है, जबकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि वो जो 2 सीट पर लड़ने आ रहे हैं वहां बड़ा मुश्किल है उनके लिए जीतना? ये तो सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में और जिन सीट पर उस लोग कैंडिडेट की बात करते हैं उनका कोई प्रभाव रहता नहीं। लेकिन आप देखिए जो गठबंधन की राजनीति है उसमें ये मुद्दा कई बार आ चुका है कि इंडिया गठबंधन का राज्यों के लिए कोई समझौता है या नहीं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे कैंडिडेट उतारे थे, वहां भी उनका जो है समझौता नहीं था। आप दूसरे राज्यों में भी देखिए, ये जो है ना कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनके बीच कोई समझौता विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं। ये विषय जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय आया था तब भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन लोकसभा में था तो खजुराहो की सीट दी गई थी उनको। और लेकिन जो खजुराहो की सीट पर हुआ वो सभी जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। तो ये जो गठबंधन है ये उस तरह का गठबंधन नहीं है कि मिलकर लड़े। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने भी कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए, कांग्रेस से नहीं पूछा, जबकि वो महाराष्ट्र में मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ सीटें उनको मिलना चाहिए। तो उनको वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद यादव, कांग्रेस कितना अपना स्पेस देती है ये उस पर निर्भर करेगा। तो जो गठबंधन है वो एक राज्यों का अलग स्वरूप में दिखता है और राष्ट्रीय स्तर पर अलग दिखता है। लेकिन दिनेश जी, क्या एक हरियाणा के रिजल्ट ने फिर से कांग्रेस को वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या जो 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस खड़ी हुई थी कि जो क्षेत्रीय दल थे वो कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश करते थे कांग्रेस पर, अब फिर से वही स्थिति आ गई है? बिल्कुल, देखिए जो ये स्थिति तो हमेशा रहेगी, अभी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव के समय भी, कोई बहुत ऐसे रिजल्ट नहीं थे कि जिसमें कांग्रेस पार्टी ये कहे कि वो बिल्कुल सत्ता बनाने के करीब पहुंच गई है। वो तो बड़ा हास्यास्पद उनका क्लेम था, लेकिन तब भी उन्होंने एक बेटर परफॉर्मेंस किया था। और जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि लीडर ऑफ अपोजिशन की उनको एक चेयर मिल गई, पहले तो वो भी नहीं थी, ये उसके उस लिहाज से कंफर्टेबल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी रीथिंकिंग प्रोसेस पर जाना पड़ेगा कि वो लगातार उनकी स्थिति कमजोर क्यों हो रही है, उस पर विचार नहीं कर रहे। वो जो जिस तरह की गठबंधन की राजनीति की बात करते उस तरह का गठबंधन भी नहीं दिखता जो पहले कभी यूपीए में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिक्स है उनकी वो टकराव की पॉलिटिक्स ज्यादा दिखती है। तो ये मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को यही नुकसान करता है और केवल हरियाणा का इफेक्ट नहीं है, ये लीडरशिप का डिफेक्ट है। बड़ी बात है। फराज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराज जी, ये समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, अब वहां पर बुधनी में उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, जबकि खबर ये आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है वहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही है। ये क्या घालमेल चल रहा है इस वक्त, समझ से परे है?
ये छालमेल नहीं है, इसको बोलते हैं आपसी समझ। हमारा जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल पर है। नेशनल, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से हमारा जो गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी, हम सब ने मिलकर किस तरह चुनाव लड़ा और किस तरह जो कहते थे अब की बार 400 पार, और 400 पार करते ही हम संविधान को बदल देंगे, तो उनके हौसले जो पस्त करने का काम किया है वो इसी इंडिया गठबंधन ने किया है। उनकी जो गुब्बारे थे वो उनकी हवा निकालने का काम किया है वो इसी इंडिया गठबंधन ने किया है। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। रही बात कि प्रत्याशी जो बुधनी में उतारा गया, तो सपा प्रदेश लेवल पे अपनी पार्टी को चुनाव, किसी पार्टी से किसी को भी चुनाव लड़ाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में भी आपको लड़ना चाहिए ना सारी सीटों पर, वहां तो आप लोग नहीं लड़ रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि झोल नहीं है, ये आपसी तालमेल है, ये आपसी जो भी डिस्कस हुआ होगा, जो भी डिसाइड हुआ होगा, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है। तो इसमें मतलब ये कहना कि क्या झोलमेल है, क्या गड़बड़ है, या गठबंधन में फूट पड़ी हुई है, तो ये सब जो ये बीजेपी द्वारा फैलाए गए नहीं, ये बीजेपी द्वारा तो शायद नहीं फैलाया गया फराजी। ये तो आपको भी पता है कि कमलनाथ का क्या बयान था विधानसभा चुनाव में, या आपको भी पता है कि फिर अखिलेश यादव की किस तरह की नाराजगी सामने आई थी। वो तो पब्लिक फोरम पर है सारी चीजें। आप लोगों की बातचीत चल रही थी उस समय विधानसभा चुनाव में, आप ये कहते रहे कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है केवल लोकसभा का। अब ऐसे में आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी फिर हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, वहां भी फिर तो समाजवादी पार्टी सारे कैंडिडेट्स उतारेगी। आप तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, लेकिन ये पार्टियां विधानसभा में जहां आप लोग मजबूत हैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो ये कांग्रेस की स्थिति तो बहुत कमजोर नजर आती है ऐसे में। देखिए, कांग्रेस ना कमजोर थी, ना कमजोर है, ना कभी कमजोर होगी। मैं वही बोल रही हूँ कि आपसी सामंजस्य की बात है कि हम मिलकर क्या फैसला लेते हैं, कहां पर। ये तो आपको भी पता है, देखिए बुधनी जैसी सीट पर जहां पर कांग्रेस खुद बहुत ज्यादा मजबूत पिछले कुछ चुनावों में नहीं दिखी है, वहां पर आकर समाजवादी पार्टी क्या टक्कर देगी। वो जो रहे सहे आपके भी वोट है, शायद उनको भी काटेंगे। कितने मिलेंगे उनको, 1000-1500, ये कहा नहीं जा सकता अभी। देखिए, बुधनी की आप बात कर रहे हैं कि आप बोले पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जो भी, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक टाइम था कि बुधनी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जो हमारे अभी बुधनी से जो सशक्त प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल जी, वो वहां से विधायक भी रह चुके हैं, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका काफी वर्चस्व है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते आए हैं। तो यकीनन बुधनी में हम चुनाव जीतेंगे, और जो प्रत्याशी है जो दूसरे सपा ने उतारे वो भी कांग्रेस से है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए चरण पादुका रखी हुई है बुधनी में। जो शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने जिसको उतारा है मैदान में, पहले उन्होंने पिछले 2018 में सांसद का चुनाव लड़ा दिया, फिर सांसद रहते हुए ठीक थे, उन्होंने कार्य किया नहीं। इस बार शिवराज सिंह जी खुद लड़ गए, अब उनको विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कुल मिला के बुधनी हो, विजयपुर हो, विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कांग्रेस के पुराने नेता लड़ रहे हैं। उसके पहले भी 2018 में सीताराम आदिवासी जी लड़े थे, अब उनको भी उन्होंने निगम मंडल देकर आश्वस्त कर दिया है, और अभी जो लड़ रहे हैं वो भी पुराने कांग्रेस के ही नेता हैं। अब जो लड़ेंगे हमारी तरफ से वो भी कांग्रेस के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस के बिना तो इनका काम ही नहीं चलता, ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी पार्टी भी नहीं चला सकते। ठीक है ईशान जी, लेकिन देखिए विजयपुर एक ऐसी सीट रही है जहां पर रामनिवास रावत बहुत लंबे समय से जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार वो भी टेस्ट हो जाएगा, शायद वो अपने लेवल पर जीतते थे या कांग्रेस के दम पर जीतते थे। सवाल है कि विजयपुर में रामनिवास रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर पार्टी की वजह से जीत रहे होते तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ ठीक है, शुरुआत में हो सकता है पार्टी की वजह से उन्होंने बेस बनाया होगा, लेकिन जो उनका कद है, उनकी वरिष्ठता है और उनका अनुभव है, विजयपुर की सीट रामनिवास रावत जी निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और हमारा संगठन और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ है। और जहां तक बुधनी का सवाल है, बुधनी में चाहे इंडी गठबंधन जो भी कह ले, लेकिन इनके बीच का कंफ्यूजन तो सब जगह दिख रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, जैसे अभी गुप्ता जी भी कह रहे थे, हर जगह पर दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन हम आपदा में
अपना संभावना नहीं तलाश कर रहे हैं। हमें अपने कार्यों पर, हमें अपनी डबल इंजन की सरकार पर और हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं और हमारे प्रत्याशियों पर हमें भरोसा है कि जनता हमें अपना पूर्ण आशीर्वाद देगी और दोनों ही सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार भारी से भारी मतों से विजयी होंगे। ये कांग्रेस इस भ्रम में न रहे और इनको तो और भ्रम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी उनके सामने जिस तरह से ये ढिंडोरा पीट रहे थे हरियाणा के लिए, क्या हुआ सबके सामने। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, बुधनी में एक तो समाजवादी पार्टी वहां पर आ गई है, दूसरा अभी शिवराज सिंह चौहान जब वहां मीटिंग लेने गए तो ये कहा जा रहा है कि दो नेता गुरु प्रसाद शर्मा और राजेंद्र सिंह राजपूत जो कि बड़े विश्वस्त हैं वो इस मीटिंग में नहीं गए, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दावेदारी भी अपनी रखना चाह रहे थे इस चुनाव के लिए। कुछ नाराजगी अगर होती है तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चुनाव में, या कहने वाली बात है? और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का काम करने का तरीका भी है, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा बाहर गए नहीं, बहुत कम गए, और अपने क्षेत्र में जिस तरीके से सुबह 9 बजे से रात को 11-11, 12-12 बजे तक उनकी रैलियां हुई, उनका एक काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका सारी परिस्थितियों को पीछे धकेल देता है और जनता में एक मैसेज पहुंचा देता है। देखिए, अपने लिए चुनाव लड़ना और दूसरे के चुनाव में समय देना, दोनों का फर्क होता है। आपको वोट दिया जा सकता है, वोटर हो सकता है कि आपका कमिटेड वोटर हो, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए आपके कहने पर वोट दे दे, ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे, यदि आपके पास और कारण है ना देने के, तो नहीं देते, क्योंकि नेताओं की नाराजगी बड़ी स्वाभाविक सी है। क्योंकि सभी शिवराज सिंह चौहान को समर्थन करते थे। शिवराज सिंह चौहान यदि कहेंगे कि आप रमाकांत भार्गव जी का भी करिए, तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक राय हों, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सबके अपने अपने गणित होते हैं, तो उसका असर तो पड़ता है। और शिवराज सिंह चौहान भी कितने समय रहते हैं, कितना वहां करते हैं, क्योंकि उनको झारखंड भी जाना होगा जहां के वो प्रभारी हैं, महाराष्ट्र में भी पार्टी भेजना चाहेगी, कोई यहाँ तो है नहीं है कि केवल यहाँ लगा देगी। लेकिन ये है कि कह सकते हैं कि उतना नुकसान नहीं होगा, लीड भले ही कम हो जाए, क्योंकि बुधनी है, शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, उनके पुत्र भी वहां एक्टिव दिख रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो वहां रहेंगे, तो लीड की बात है। और शिवराज जी चाहेंगे भी नहीं कि इतनी ज्यादा लीड मिले कि उनसे ज्यादा हो जाए, वो तो अपने से कम ही रखेंगे। तो सियासत है, सियासत में ये विरोध है, लोग घर से नहीं निकलेंगे, उन्हें वो किस तरह से शिवराज जी मनाते हैं, मुख्यमंत्री जी की क्या भूमिका होती है, यदि कोई पद देना है या संगठन में कोई जगह देनी है, तो ये सारी चीजें तो पार्टी को तय करनी है, बिना उसके तो होगा नहीं। तो इसलिए वहां जो भी असर आएगा वो लीड पर आएगा, और लोगों की जो नाराजगी है वो बड़ी स्वाभाविक सी। लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में रहता है, वो ये कि अभी उज्जैन से मोहन यादव हैं, तो उज्जैन को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वहाँ पर मेट्रो की भी अब बात निकलकर सामने आ रही है, वहाँ की सड़कें 4 लेन हो, ये भी कोशिश की जा रही है। वहाँ पर पूरा मंत्रालय उन्होंने बिठा दिया ताकि धार्मिक कार्य वहाँ से अच्छे से होते रहें। जब छिंदवाड़ा से कमलनाथ आते थे तो छिंदवाड़ा मॉडल का पूरा जिक्र होता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतने साल तक बुधनी से विधायक रहे, बुधनी मॉडल उस तरीके से कभी जिक्र में आया नहीं। क्या ये चीज आपको लगती है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद वहां पर उस तरीके की कभी बात नहीं हुई? जब हम वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी होती हैं तो कुछ कुछ शिकायतें तो लोगों की रहती हैं कि और विकास यहाँ हो सकता था, वो हो नहीं पाया। दिनेश जी, देखिए, अब जो उज्जैन और छिंदवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं, दोनों देखिए बड़े जिले हैं, जिला मुख्यालय हैं। इनकी जो सियासत होती है या उनका जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक अलग तरीके का होता है। और बुधनी है वो एक कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उस इलाके में जिस तरह का विकास दिखना चाहिए वो छिंदवाड़ा उज्जैन की तरह नहीं दिखेगा। उज्जैन तो चूंकि हमारी धार्मिक नगरी भी है, और छिंदवाड़ा कोई कमलनाथ ने ऐसे नहीं कर दिया कि वो अभी बहुत ज्यादा ऐसा मॉडल था कि जिसको लेकर सारे लोग उत्साहित थे। उसके परिणाम भी हमने देखे वहां किस तरह का था। लेकिन कंपैरेटिव आप देखिए ना कि बुधनी में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को शायद वो मुख्यमंत्री नहीं रहते और थोड़ी सी देरी से मिलती थी, जो वहां की आवश्यकताएं हैं वो उनको मिली हैं। लेकिन बहुत सारे जिला मुख्यालय ना होने का जो नुकसान होता है ना किसी क्षेत्र का, कि मुख्यमंत्री है लेकिन वो किसी ऐसी जगह को जिला तो नहीं बना सकता जो उसके मापदंड के अनुसार नहीं है। जब जिला बनेगा तो फिर उसके क्राइटेरिया में आएगा। मंडीदीप वहां से लगा हुआ है तो इंडस्ट्रीज का जो इफेक्ट दिखता है वो मंडीदीप पर दिखता है, तो उसको केवल आप बुधनी एक टाउन के हिसाब से उसको नहीं देख सकते।
कि एक टाउन में विकास नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आवश्यकता है वो वहां कहीं ना कहीं अब रोड्स वहां बेटर हुए हैं और जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो वहां है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इफेक्ट तो दिखता है, वहां लोगों को इलाज मिला। सबसे ज्यादा तो लोगों को शिकायत ये रहती थी ना कि बुधनी के लोगों को ही सारा मुख्यमंत्री श्रमदान का पैसा चला जाता है। बहुत सारी चीजों को लेकर लोगों की, जब वो मुख्यमंत्री थे तो यही शिकायत होती थी कि जो कुछ होता था, यदि कॉलेज खुलना है, फैकल्टी बढ़ना है तो बुधनी में वहां चली जाती थी। आर्ट कॉलेज, साइंस कॉलेज सब वहीं चले जाते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस तरह से नहीं दिख रही कि बुधनी में कोई कारखाना नहीं है तो विकास नहीं है। उज्जैन जैसा वहां आप देख रहे हैं, क्योंकि मॉडल उज्जैन में एक अलग तरह का सिंगस्त आने वाला है, तो सिंगस्त के नाम पर आप कई जो है 1000 करोड़ के तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन बुधनी में आप नहीं कर सकते। ठीक है ईशान जी, एक चीज़ और है, अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि बुधनी, विजयपुर थोड़े ग्रामीण इलाके भी आ जाते हैं और यहाँ पर खाद की बड़ी समस्या इस वक्त पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं किसानों की नाराज़गी दिख रही है कि आप उनको NAP देना चाहते हैं वो, लेकिन DAP से नीचे बात नहीं कर रहे और इस चीज़ को लेकर लंबी लंबी लाइनें हैं और ऐसे समय पर चुनाव भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि इसका भी बड़ा इम्पैक्ट कुछ हो सकता है चुनाव पर? देखिए, जहां तक खाद की कमी का सवाल है, खाद की कमी की चीजें रही हैं जिसपे कि कृषि मंत्री ने भी अपना बयान दिया है और इस समस्या से बहुत जल्द इस पे कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसको समस्या हुई है और उसको सरकार छोड़ के बैठ गई है, उस पे कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इसका हल भी निकल आएगा जो समस्याएं हैं खाद को लेके। लेकिन खाद की मात्रा पूरी है, सही समय पे पहुंचने का सवाल है, वो पहुंच जाएगा और मैं नहीं समझता हूं कि इसका कुछ भी असर चाहे बुधनी हो चाहे विजयपुर हो उसके चुनाव पर कुछ पड़ने वाला है। ठीक है, आप ये मुद्दे नहीं मानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है फराह जी कि ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में या आप इन लोगों मैसेजिंग कर पाएंगे इस तरीके से? और विजयपुर को लेकर तो कहीं ना कहीं टेस्ट इसलिए भी रहेगा क्योंकि सीट तो ये आपकी थी, चाहे वो आप छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन अगर आप रिटेन नहीं कर पाए तो ये माना जाएगा कि वो अपने दम पर वहां पर चुनाव जीत रहे थे इतने सालों से, कांग्रेस का उसमें शायद उतना रोल नहीं था। इस बात को तो हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी से बैठे उन्होंने अपने पिछले वक्तव्य में खुद ही स्वीकार कर लिया था कि रामनिवास रावत जी का जो बेस बना वो कांग्रेस पार्टी से ही बना। तो ये प्रश्न चिन्ह जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है कि उनकी जो पहचान थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से थी और इस बार हम बिल्कुल यकीनन जीत हासिल करेंगे। रही बात मुद्दों की या खाद के जो आपने अभी बात उठाई, तो खाद का देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि नियम कानून तो यह है कि 70% जो है वो सरकारी भंडारण जो होते हैं वहां से जनता को किसानों को मिलना चाहिए और बाकी का 30% है वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए मिलना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, जो सरकारी भंडार है वो खाली पड़े हुए हैं, किसान लाइनों में लगते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा, पिछली फसल के टाइम भी देखा और ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है क्योंकि इनको किसानों की पड़ी ही नहीं है। तो यही सारे जो मुद्दे हैं, विजयपुर में देखिए आदिवासी क्षेत्र है, शहरी जनजाति वहां पर है, वो भी धीरे धीरे रिपोर्ट ये है कि वो भी विलुप्त होती जा रही है, उनकी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। तो ये सारे मुद्दे भी हम उठाएंगे कि इस जनजाति की हमें संरक्षण करना है, इसको बचाना है, इसकी जो संस्कृति है उसको बचाना है। किसानों के जो मुद्दे हैं उनको हमें उठाना है कि इन्होंने जो वादा किया था 3100 रुपए धान के देने का, 2700 रुपए गेहूं का देने का, तो ये सारे वादे जो नदारद हैं ये इन्होंने विधानसभा चुनाव के टाइम पर किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार हमने बनाई है, ये किया है वो किया है। आपकी मैं आपको मुगालता आपका दूर कर दूं, आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं है। ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मैं दिनेश जी का चाह रहा हूँ विजयपुर को लेकर रिएक्शन नहीं आया दिनेश जी आपका। आपको क्या लगता है रामनिवास रावत को कोई मुश्किल होगी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो प्रयोग जो कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने सीताराम आदिवासी के तौर पर किया था, अब उसी तरह का प्रयोग कांग्रेस ने किया। तो आदिवासी वोट वहां है। ये जो विजयपुर की सीट है उसको लेकर जो कई बार ये विषय आया है कि रावत समाज वहां कम है और इसी के कारण ये जितनी सियासत है कि दल बदल हुआ, आगे की राजनीति के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का साथ लिया गया, तो बहुत सारे कारण कहीं ना कहीं उस आदिवासी वोट से भी जुड़े हुए हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी वो विजयपुर में ही हमको देखने को मिलेगी, जो चुनाव
का जिस तरह की हम देखते हैं ना कि रणनीति भी यदि देखनी है, नेताओं का दबाव भी देखना है और वोटर का मूड भी देखना है, तो केवल विजयपुर में देखने को मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये 2 सीटों का चुनाव रहने वाला है और कई बड़े नेताओं की जो है वो साख इस चुनाव से जुड़ी हुई है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।